शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, आज हम डिबेट कर रहे हैं एक ऐसे वक्त पे जबकि हमें एक वबा का सामना है, और वो एक वबा भी ऐसी वबा है कि जो एक गांव तक महदूद नहीं है, एक इलाके, एक ज़िले, एक सूबे तक महदूद नहीं है, एक मुल्क तक महदूद नहीं है, अपोजिशन तक महदूद नहीं है, हुकूमत तक महदूद नहीं है, किसी एक बर सगीर तक महदूद नहीं है, बल्कि उसने आज सारी इंसानियत और पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है। और जाहिर बात है कि इस वबा ने कब ख़त्म होना है और कैसे ख़त्म होना है, यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब शायद आज दुनिया में हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इन हालात में आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। मेरी पहली तो कोशिश ये होगी कि मैं आज कोरोना पे बात करूं, कोरोना के साथ जो हमारी आज की मुश्किलात और मामलात हैं, मैं अपने आप को उन तक महदूद रखूं, और कोई भी ऐसी बात मैं ना कहूं ना करूं जिससे इस हाउस का माहौल खराब हो, या इस वक्त जो कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है खुदा न खास्ता वो मुतासिर हो। चेयरमैन साहब, 6 अप्रैल को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी हमारी, तकरीबन महीना पहले, और उस दिन पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके थे और 3,000 से कुछ जायद पॉजिटिव केसेस थे। और उस वक्त 10% लोग जो थे उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जितने टेस्ट हुए थे उस वक्त। ये उस वक्त की बात है कि जब पाकिस्तान में हम 10 लाख लोगों के हिसाब से 163 यानी 163 टेस्ट कर रहे थे, और उसी वक्त साउथ कोरिया 10 लाख लोगों के हिसाब से वो 8,000 लोगों के टेस्ट कर रहे थे। मैं ये तस्लीम करता हूं कि 6 अप्रैल और आज के दिन, इस दौरान हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी है, लेकिन कल खुद वजीर खारजा ने यह तस्लीम किया है कि अभी हमें मजीद टेस्ट करने की जरूरत है, और अभी हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। 3,000 केसेस इससे पहले पूरे पाकिस्तान में थे। महदूद टेस्ट के बावजूद आज 5,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा में है, और यह भी एक तल्ख हकीकत है कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो अमवात हो रही है वो भी खैबर पुख्तनख्वा में हो रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है चेयरमैन साहब कि हम टेस्ट करें। जितने ज्यादा टेस्ट हम करेंगे, हमें पता लग सकेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिलखुसूस जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं इस वक्त, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, उन जगहों पे हमें टेस्ट करने होंगे, अफेक्टेड एरियाज में भी करने होंगे, और रैंडम टेस्टिंग की तरफ भी हम जा रहे हैं और मजीद जाना होगा। मेरे मौजूद कलीग्स यहां तशरीफ फरमा है। आज ये सवाल मैं आप सबसे करता हूं कि अगर आपके इलाके में किसी में भी कोई अलामात जाहिर होती हैं,
या ज्यादा या कम, आया ये हकीकत नहीं है कि अक्सरियत लोग आज भी टेस्ट कराने से घबराते हैं? लोग खुद टेस्ट कराने नहीं जा रहे। आज भी ये हालात है। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं था, शायद मेरी गैर मौजूदगी में साबका वजीर आजम साहब ने मर्दान का जिक्र किया था। मैं ये भी आपके सामने सवाल रखना चाहूंगा चेयरमैन साहब कि आज तो हम यहां एहतियात कर रहे हैं, फासले पे बैठे हैं, एक दूसरे से गले नहीं मिल रहे, हाथ नहीं मिला रहे। मैं ये भी सवाल रखना चाहूंगा कि हमारे इलाकों में आया आज भी इस वक्त जब ये डिबेट जारी है, लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे? लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? बाजारों की आज क्या सूरत हाल है? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये कहूं कि ये सारी हुकूमत की गलती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चेयरमैन साहब कि जो आगाही लोगों में होनी चाहिए, वो आगाही आज भी बदकिस्मती से हमारे लोगों में नहीं है, और वो आगाही हम सबको मिलकर पैदा करनी होगी। इसके अलावा ऑर्डर इन द हाउस जी, प्लीज। चेयरमैन साहब, हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, पीपल इन जनरल, खासकर अगर किसी में सिम्टम्स भी होते हैं चेयरमैन साहब, दे आर रिलक्टेंट टू गो टू द हॉस्पिटल्स। सबसे पहला केस पाकिस्तान का जो फौतगी हुई वो मर्दान की थी, मेरे हल्के की थी, मंगामी हुई। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कि जो आदमी फौत हुआ, अल्लाह उसकी मगफरत नसीब फरमाए, वो बीमार था, वो सख्त बीमार था, उसके बावजूद अस्पताल नहीं जा रहा था। जब उसकी हालत बहुत सीरियस हुई तब वो अस्पताल गया। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए, अलामात उनमें हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे। क्या करना है उनके बारे में? हमने क्या सोचा है हमने उनके बारे में? इस हवाले से भी कोई बात करेगा कि नहीं, मैं अच्छा आप बुरे, मैं ठीक आप गलत, इसी बहस में हमने उलझे रहना है। चेयरमैन साहब, डॉक्टर्स, सबसे पहले तो सबने और मैं भी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को, एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेकर एक सफाई वाले जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। लेकिन यह भी मैं पूछना चाहूंगा कि जब सिंध के डॉक्टर्स हमें कहते हैं, हम क्यों नहीं सुनते? जब पंजाब के डॉक्टर्स हमें कहते हैं, हम क्यों नहीं सुनते उनकी? जब पुख्तनख्वा के डॉक्टर्स हमें कहते हैं, हम क्यों नहीं सुनते उनकी? हमने अपनी हेल्थ कैपेसिटी की तरफ देखा है? अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, अभी उनकी रिपोर्ट आई है, और वो फिगर्स मैं दोहरा देता हूं कि डेवलप्ड कंट्रीज में फॉर एवरी 10,000 पीपल वहां पर 30 फिजिशियन, हमारे 10 से कम। वहां पर 81 नर्सेस, हमारे 5 से कम। वहां पर 55 हॉस्पिटल बेड्स, हमारे 6। यह भी मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तनकीद नहीं कर रहा। जितनी भी 1947 के बाद हम सब हुकूमत में रहे हैं, हमने अगर प्रॉपरली हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये फिगर्स बताते हैं कि इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है। सब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपनी एक्सेप्ट करनी होगी। और इन हालात में जहां पर एक सूबे में एक दिन में 1000 केसेस हो रहे हैं,
मुल्क में 2,000 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हम नहीं सुन रहे अपनी डॉक्टर्स की, और खुदा ना खास्ता अगर वो हालात हमारे हुए जो यूरोप में है, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है कि वो उस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा चेयरमैन साहब? और अब चेयरमैन साहब कुछ सवालात और कुछ सजेशंस जिसमें मैं रहनुमाई चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस हवाले से क्या हम सब एक पेज पर है? दूसरा सवाल, क्या ये वक्त मुनासिब है कि हम सो कॉल्ड लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस में नरमी करते? हैव वी एक्टेड टू अर्ली टू फास्ट, और या हमने ठीक किया है? तीसरा सवाल, क्या हम पीक पे पहुंच चुके हैं? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान में जो कर्व है वो फ्लैट हो चुका है? पांचवा सवाल, कि सब कॉन्टिनेंट में इस वायरस का बिहेवियर आया उतना एग्रेसिव है जितना यूएसए और यूरोप में है? एक और सवाल, क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं तो 22 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ को पहले इन्फेक्ट करना है, फिर हमने ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक और सवाल, कि बैलेंस क्या होना चाहिए? चेयरमैन साहब, बैलेंस, एक नैरेटिव ये है कि जी लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर रहे हैं, तो इकोनॉमी को बचाए, भूख का मुकाबला करे, इकोनॉमी के लिए जंग करे। दूसरा नैरेटिव यह है कि जी लोग रहेंगे तो इकोनॉमी रहेगी, पहले लोगों को बचाए फिर इकोनॉमी का सोचे, पहले कोरोना से लड़े लोगों के लिए। मैं आप दोनों नैरेटिव से इत्तेफाक करता हूं। बैलेंस करके भूख से भी लड़े, कोरोना से भी लड़े, दोनों से जंग करें, लेकिन खुदा के लिए एक दूसरे से जंग ना करें, एक दूसरे से जंग ना करें। एक दूसरे से अगर हम जंग करेंगे तो कोरोना से हम जंग नहीं कर पाएंगे। और अगर इस जंग को हमने कम से कम फॉर द टाइम बीइंग इस जंग को हमने अवॉइड किया तो कम से कम थोड़ा या ज्यादा लेकिन हम कोरोना के खिलाफ जंग कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, मैं आज वो लोग खैबर पुख्तनख्वा के जो इस वक्त रोजगार और मजदूरी के सिलसिले में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में दूसरे सूबों में मौजूद है और वो बेरोजगार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से आज उनको मुश्किलात है। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को कि उनके लिए भी कोऑर्डिनेट कर लें कि मजबूरी की हालत में अगर वो लोग वापस अपने घरों को आना चाहते हैं तो कम से कम उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करके उनको वापस अपने घरों को लाया जा सके। दूसरी मेरी गुजारिश पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन बिलखुसूस मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात करूंगा। बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग इस वक्त गल्फ स्टेट्स में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, बाहर के ममालिक में है। हम यहां पर यह कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। मैं आप सबसे यह गुजारिश करूंगा कि आपके अगर कोई भी जानने वाले हो जो वहां पर मेहनत मजदूरी कर रहे हो, प्लीज अगर उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया आप उनसे राब्ता कर लें। सबसे पहले तो वो इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। जो पैसे वो अपने घरों को भिजवाते थे, यहां पर उनके घरों का गुजारा होता था,
अब वो नहीं कर पा रहे। वो जिन हालात में वहां पर रह रहे हैं, एक एक छोटे कमरे में 8-8, 12-12 आदमी। अगर किसी को नहीं है भी इन्फेक्शन तो हो जाएगा। और अगेन मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं, प्लीज उनको लाने में जल्दी कर लें। और पीआईए को कम से कम इतना कह दे कि अगर उनसे कम कराया नहीं ले सकते तो कम से कम जो पहले कराया था उससे ज्यादा कराया कम से कम उन लोगों से ना लिया जाए इन हालात के अंदर। उनकी बहुत सारी मुश्किलात है इस वक्त और रोजाना की बुनियाद पर वो राब्ते कर रहे हैं इस वक्त। मैं कत्तन इस इशू पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि कोरोना के साथ इसको लिंक कर दिया गया और वो है 18th अमेंडमेंट। चेयरमैन साहब, 18th अमेंडमेंट तसलसल है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को गारंटी किया गया था। एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम दिया गया था और फिर बहस यह शुरू हो जाती है कि जी फाइनेंशियल स्पेस कम है 18th अमेंडमेंट की वजह से। पहले यह तो देख ले कि एनएफसी अवार्ड जो आखिरी था वो पहले हुआ था कि 18th अमेंडमेंट पहले हुई थी? 18th अमेंडमेंट बाद में आई थी। उससे पहले एनएफसी अवार्ड हुआ था और उस एनएफसी अवार्ड के नतीजे में मरकज का हिस्सा कम हुआ था और सूबों का हिस्सा बढ़ गया था। 18th अमेंडमेंट के नतीजे में आपने सूबों को मजीद इख्तियारात दी दिए हैं, सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए हैं। चेयरमैन साहब, अब बात होगी ये नहीं कि सूबों के वसाइल कम होने चाहिए, क्योंकि सूबों की रिस्पांसिबिलिटीज 18th अमेंडमेंट के नतीजे में बढ़ गई हैं और हर एक रिस्पांसिबिलिटी के साथ कनेक्टेड फर्ज आपका बनता है। तो सूबों के वसाइल, दिस इज फॉर द चीफ मिनिस्टर्स एंड फॉर द प्रोविंसेस टू से। अभी तो मेरे ख्याल से शायद ऑनरेबल सदर मुमलिकत साहब ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया 10th एनएफसी अवार्ड के हवाले से उन्होंने कमीशन, लेकिन सूबों की डिमांड ये नहीं होगी कि हमारे वसाइल कम करें। सूबों की डिमांड ये होगी कि 18th अमेंडमेंट के नतीजे में हेल्थ डिवॉल्व हुआ है, एजुकेशन डिवॉल्व हुआ है, सब्जेक्ट्स आए हैं, सूबे के हिस्सों को कम नहीं होना चाहिए, सूबे के हिस्सों को बढ़ना होगा और यही डिमांड प्रोविंसेस की तरफ से आएगा। आप देख लीजिएगा फिर, लेकिन इसको लिंक ना करें, क्योंकि एनएफसी अवार्ड पहले हुआ था और 18th अमेंडमेंट बाद में हुआ था। और मैं ये कहूंगा कि प्लीज इस वक्त ऐसे मसलों को ना छेड़ा जाए जिससे हमारी यूनिटी मुतासिर होती हो। आखिर में चेयरमैन साहब, आखिर में इस वायरस ने, जिस तरह मैंने पहले कहा, इसने हर एक चीज को मुतासिर किया है। इस पार्लियामेंट को मुतासिर किया है, आज देख लें, हमें सियासत को मुतासिर किया है, मईशत को मुतासिर किया है, रोजगार को मुतासिर किया है, मजदूर को मुतासिर किया है, ताजिर को मुतासिर किया है, सरमाएदार को मुतासिर किया है, अदालती निजाम को मुतासिर किया है, हुकूमती निजाम को मुतासिर किया है। इसलिए सोच समझकर मजीद फैसले हमें करने होंगे। और मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपने पाबंदियों में नरमी कर दी, हो गया फैसला। अब मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, अब हमें यह देखना होगा अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए जितना भी हम बढ़ा सकते हैं, यह देखना होगा कि इनिशियली हमारे जो परसेंटेज था इफेक्टिव का, पॉजिटिव केसेस का 10% था, रिस्ट्रिक्शंस के नरमी के बाद 10 से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट हमारी कहां जा रही है, सीरियस पेशेंट्स कितने हैं। अगर हम
अगर हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे या रेड लाइन की तरफ नहीं जा रहे तो ठीक, और अगर हम रेड लाइन या रेड जोन की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें अपने फैसलों पर नजरसानी करनी होगी। और राइट नाउ वी हैव टू लिव विद दिस वायरस फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वैक्सीन नहीं आता। लेकिन एक दिन इसने खत्म भी होना है, इस वायरस ने। आप सबकी कलेक्टिव विजडम के लिए, जिस तरह पहले इंसर्जेंसी के वक्त, टेररिज्म के वक्त पोस्ट क्राइसिस नीड्स असेसमेंट, मेरे ख्याल से जरूरत है इस वक्त प्रोविंसेस को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पोस्ट कोरोना नीड्स असेसमेंट पर भी हम अपनी तवज्जो कर लें। देख लें हम कि जब ये सब कुछ गुजर जाएगा उसके बाद हमने फिर क्या करना है। चेयरमैन साहब, आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और अपनी कलीग्स का भी मशकूर हूं कि उन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ मेरी बात को सुना। और एक बार फिर मैं प्लीज इस बात को फिर अब मैं दोहराऊंगा कि आज अगर हम इस हाउस में बैठे हैं और हमने बात करनी है और करेंगे, तो हम अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों की हैसियत से बात ना करें, बल्कि हम पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदों की हैसियत से बात करें। शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने बड़ी एक हेल्दी डिबेट